हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज ये हमारे जो फाउंडेशन बैच है उसका लास्ट लेक्चर है और आज की क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एटम से मैटर कैसे बनता है। मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और जो मैटर होता है वो छोटी छोटी बॉल से बना होता है जिनको हम बोलते हैं एटम्स। अब आज हम उल्टा जाने वाले हैं। आज हम यह समझेंगे कि एटम से मैटर कैसे बनता है। एक जो एटम होता है बहुत ही छोटा होता है, एक एटम को आप देख भी नहीं सकते, बहुत ही छोटा है। तो ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा मैटर है, वो कैसे बना है उस एक छोटे से एटम से। तो देखो, एक छोटे से एटम से मैटर नहीं बनता। वैसे एक एटम को हम मैटर बोल सकते हैं क्योंकि उसका वजन होता है, लेकिन वो जो मैटर है, वो जो एक एटम है, वो आपको नजर नहीं आएगा। मैं कहना चाहता हूं जो आपको चीजें आसपास दिखाई दे रही है वो कैसे बनी है। एक एटम तो बहुत छोटा है, तो आपको ये बात तो अभी समझ में आ रही होगी कि एक एटम से आसपास की चीजें नहीं बनती हैं। जब एक एक एटम जुड़ते हैं आपस में या बहुत सारे एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तब मैटर का रूप आपके सामने आता है। तो कोई भी जो मैटर बना हुआ है वो एक सिंगल एटम से नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे एटम है। ऐसा नहीं होता एक एटम बहुत बड़ा, इतना बड़ा एटम है, ऐसा नहीं है। एटम बहुत ही छोटा होता है, अत्यधिक छोटा होता है। तो एटम से मैटर कैसे बनता है? तो एटम्स, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, छह एटम, 10 एटम। 10 एटम भी अगर आपके सामने रख दें तो वो भी आपको नजर नहीं आएंगे। 1000 एटम, 1000 भी नजर नहीं आते। लगभग 1 लाख एटम आपके पास होंगे तब जाके आपको कोई चीज नजर आती है। क्या कहना चाहता हूं, जो आपके बाल होते ना, उस बाल में जो बाल की मोटाई है, जैसे बाल है, ये जो बाल की मोटाई है वो लगभग 1 लाख एटम को जब आप ऐसे लगातार लाइन से लगाते हुए चलोगे तब जाके एक बाल की मोटाई तैयार होती है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर एटम से मैटर बनाना है आपको, मान लो भगवान ने आपको पावर दे दी या आप भगवान बन गए और आपके पास बहुत सारे एटम है और आपको ये सृष्टि बनानी है, तो कैसे बनाओगे? तो आप क्या करना स्टार्ट करोगे? एटम्स को जोड़ना स्टार्ट करोगे। जितने भी एटम्स है उनको इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे। तो जब आप एटम्स को इकट्ठा करते हो तब मैटर बनता है। लेकिन कैसे बनता है? तो जब हम एटम्स को इकट्ठा करते हैं तो वहां पे 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज को समझेंगे। तो मान लो आपने बहुत सारे एटम्स इकट्ठे किए, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है, मान लो एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने एटम्स को इकट्ठा किया। ये एक एटम है, और एटम लिए, और एटम लिए। अब 1 लाख तो एटम में दिखा नहीं सकता आपको, तो आप ये मानिए बहुत सारे एटम्स इकट्ठा कर लिए आपने, 1 लाख से भी ज्यादा। तो एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो एटम्स हैं ये जैसे हैं वैसे ही रहें, जैसे हैं वैसे ही रहें, जैसे हैं वैसे रहें। एक पॉसिबिलिटीज ये बन जाती है कि ये जो एटम्स हैं ये है ना, आपस में जुड़ के छोटे छोटे ग्रुप्स बना ले। ग्रुप्स बना ले मतलब ये यहां पे तो एटम्स अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि एटम्स है ना आपस में ऐसे ग्रुप्स बना ले, ऐसे 2-2 के भी ग्रुप्स बन सकते हैं, 3-3 के भी ग्रुप्स बन सकते हैं, 4-4 के भी ग्रुप्स बन सकते हैं, 5-5 के भी ग्रुप्स बन सकते हैं, 6-6 के भी ग्रुप बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है एटम कैसा है। हमारे पास 118 डिफरेंट टाइप के एटम्स है। तो एक पॉसिबिलिटी ये रहती है जब आप एटम्स को इकट्ठा करोगे वो जैसे हैं वैसे ही रहे। या एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एटम्स आपस में जुड़ के छोटे छोटे ग्रुप्स बना ले। और एक तीसरी भी पॉसिबिलिटीज है। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये जो एटम्स हैं सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं सारे के सारे एक साथ जुड़ जाएं, एक बड़ा सा ग्रुप बना दे, सारे के सारे एक साथ जुड़ते हुए चले, जितने भी एटम्स हैं सारे इकट्ठे रहे। तो दुनिया में जितना भी मैटर है ना वो इन 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है जनरली। ये 3 तरीके हैं। तो दुनिया में जितना भी मैटर है उसके अंदर एटम्स इस तरीके से पाए जाते हैं। या तो सिंगल एटम ही मिलेंगे, या छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, या सारे के सारे एटम्स इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा का पूरा बड़ा ग्रुप बन जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मैटर है? हां ये मैटर है, क्योंकि इस चीज का वजन होगा, क्योंकि इसके अंदर एटम है, एटम का वजन है तो इस पूरी चीज का भी वजन होगा।
तो ये मैटर है आपके सामने, ये भी एक मैटर है और ये भी एक मैटर है, तीनों मैटर हैं, लेकिन तीनों मैटर के अंदर कुछ अलग है। ये जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? ये एटम से बना हुआ है। आप बोलोगे ये किससे बना हुआ है? ये भी एटम से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? ये भी एटम से बना हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, नजर आ रहा है। क्या है डिफरेंस? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इसमें सिर्फ एटम्स है, अकेले अकेले एटम्स है, इसमें एटम्स ने ग्रुप बना लिए। तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये जो ग्रुप बन रहा है, इसको एक नाम देते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, आपने मे भी सुना भी होगा, इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बार बार यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल होता क्या है? तो मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ के ग्रुप्स बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है क्या? ये जो मैटर है इसके अंदर क्या है? एटम्स है, इसके अंदर भी एटम्स हैं, लेकिन वो एटम्स ग्रुप बना लिए तो उस ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें क्या इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं? नहीं, ये मॉलिक्यूल नहीं है। इसको हम क्या बोलें? तो अभी के लिए आप इसको क्रिस्टल बोल सकते हो कि यहां पे क्रिस्टल बन गया है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है। आप बोलोगे यार एटम्स तो जुड़े हुए हैं, आपने तो बोला ग्रुप्स बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर ग्रुप बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो यहां पे भी तो बड़ा सा ग्रुप बना हुआ है, इसको मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोल देते? अब समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? अगर मैं पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बनती है व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट बननी चाहिए, एक सेपरेट यूनिट आपको दिखाई देनी चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसमें ये सेपरेट यूनिट है, यहां पे जो आप देख पा रहे हो ये सेपरेट यूनिट्स हैं, सेपरेट यूनिट्स हैं। यहां पे ऐसे सेपरेट यूनिट नहीं है, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो? क्रिस्टल बोल सकते हो। इनको मॉलिक्यूल्स बोलोगे, और ये क्या है? एटम। तो पूरी दुनिया का जो भी मैटर है, आप किसी भी चीज को उठाओ, उसके अंदर आपको मेनली तीन ही चीज मिलेंगी। या तो आपको सिर्फ एटम्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग एटम्स, या फिर उसके अंदर ग्रुप्स मिलेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। या इस तरीके से आपको एटम्स एक साथ इकट्ठे नजर आते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, अब कौन सा एटम ऐसे रहता है, कौन सा ऐसे रहता है, कौन से मॉलिक्यूल बनाते हैं और कौन से क्रिस्टल बनाते हैं, अब हमें इसको समझना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैटर कैसे बन रहा है एटम से। तो एटम जब आपस में, जब एटम्स को इकट्ठा किया जाता है तभी मैटर बनता है। जब हम एटम्स को इकट्ठा करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके सामने हैं। इस तरीके से एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कौन सा किस में एग्जिस्ट करेगा, तो इसको समझते हैं। तो जैसे हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया मतलब ये हमारी दुनिया, ये धरती, इस पूरी दुनिया में मेनली तीन टाइप के लोग पाए जाते हैं। तीन टाइप के कौन से लोग? तो तीन टाइप के लोग, जैसे एक बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग मतलब जो दान पुण्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं पॉजिटिव लोग। एक ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो लोगों की मदद नहीं करते, छीना झपटी करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वो नेगेटिव लोग हो गए। और तीसरे एक और लोग होते हैं जिनको किसी से लेना देना नहीं होता, जंगलों में अकेले रहते हैं, इस दुनियादारी से अलग, उनको हम साधु संत बोल देते हैं। तो तीन टाइप के लोग हैं, एक दान पुण्य करने वाले अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग, एक नेगेटिव लोग जो दूसरों की मदद तो दूर उनको परेशान करते हैं, नेगेटिव लोग, और तीसरे साधु संत जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इसी तरीके से हमारी जो केमिस्ट्री है, वो जो एटम्स की दुनिया है, उसमें भी ऐसे तीन टाइप के लोग होते हैं। ये जो एटम्स की दुनिया है हमारी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। जैसे हमारी दुनिया में हमारी जो दुनिया चलती है वो पैसे से चलती है ना, हर चीज पैसे से होती है। आप जॉब कर रहे हो,
पैसे के लिए, पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाना है। तो इस दुनिया में चीजों का लेन देन, हर चीज पैसे से चल रही है, पैसे का ही लेन देन हो रहा है लोगों के बीच में। इसी तरीके से जो एटम्स की दुनिया है उसमें भी जो करेंसी है वो इलेक्ट्रॉन है। एटम्स की दुनिया में इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। और जैसे हमारी दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं, ऐसे ही ये एटम्स की दुनिया में भी 3 टाइप के लोग हैं। अभी मैं मिलाऊंगा उनसे आपको, बस वेट कीजिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एटम्स की दुनिया में 3 लोग हैं, हमारी दुनिया में भी 3 लोग हैं। हमारी जो करेंसी है वो पैसा है, मतलब रुपए है, वहां पे जो करेंसी है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर हम अपनी दुनिया की बात करें, हमारा जो मेन पर्पस है जिंदगी में, आपका बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, आपको बड़ा घर बनाना है, आपको बड़ी अच्छी नौकरी चाहिए, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। सबके अलग अलग सपने इस दुनिया में, लेकिन सबका एक अल्टीमेट एम है इस पूरी दुनिया में। चाहे कोई भी लोग है, उसका एक ही अल्टीमेट एम है। चाहे अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, साधु संत है, सभी का एक ही एम है। वो एम क्या है? सब लोग खुश रहना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, बस एक चीज के लिए, आपको खुशी मिले। इस दुनिया में, हमारी जो दुनिया है उसमें सभी लोगों का एक ही मेन एम है, खुश रहना, शांति, और जिसको लोग मोक्ष भी बोल देते हैं। सुना होगा आपने, है ना? और वो जो मोक्ष है, जो शांति है, जनरली साधु संतों के पास पाई जाती है। तो लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं जब परेशान हो जाते हैं, जब उनको शांति नहीं मिलती, तो साधु संतों के पास जाते हैं। ऐसे ही हमारी जो एटम्स की दुनिया है उनमें भी उनको कुछ चाहिए रहता है, उनको भी शांति चाहिए रहती है। और उस शांति को हम एक नए वर्ड से बोलते हैं, हम बोलते हैं स्टेबिलिटी चाहिए रहती है। तो जो एटम्स है उनको भी क्या चाहिए? शांति। शांति मतलब स्टेबिलिटी। अब मैं आपको उन तीनों लोगों से मिलवाता हूं, एटम्स की जो दुनिया है उसमें लेके चल रहा हूं आपको। सबसे पहले जो अहम लोग हैं, अहम लोग मतलब जो पूज्यनीय लोग हैं, पूज्यनीय मतलब जो साधु संत हैं, उनसे मिलवाता हूं। ठीक है, चलिए। आप वैसे जानते हो, बस एक बार देखना जरूरी है। तो ये हमारे एटम्स की जो दुनिया है उनके साधु संत हैं। इनको हम नोबल गैस बोलते हैं, इनको हम इनर्ट गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको इनर्ट गैस या नोबल गैस? ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब किसी के साथ जल्दी से जुड़ते नहीं है, ये अकेला ही रहना पसंद करते हैं। जैसे साधु संत होते हैं, जंगलों में अकेला रहना पसंद करते हैं, इसी तरीके से ये जो एटम्स हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ये किसी के साथ जल्दी से जुड़ते नहीं हैं। तो हमने देखा यार कि इनके पास शांति है, इनके पास स्टेबिलिटी है। उस स्टेबिलिटी का राज क्या है? तो हमने इनके एटम्स को खंगोला मतलब इसको देखा, इसके एटम्स के अंदर क्या है। तो जब इसके एटम्स के अंदर देखा गया तो हमने एक चीज नोटिस करी कि इनकी जो लास्ट सेल है, बस हीलियम को छोड़ दो, इनकी जो लास्ट सेल है, जितने भी ये नोबल गैस हैं, जितने भी इनर्ट गैस है, इनकी लास्ट सेल में, सबकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो हमने सोचा क्या यही कारण है क्या इनकी जो शांति है, इनकी जो स्टेबिलिटी है उसका? तो यहां से एक रूल बना दिया गया जिसको हम बोलते हैं, मे बी आपने सुना हो, इसको बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट, ऑक्टा जो वर्ड होता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो यहां से बना ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है अगर किसी एटम की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटम स्टेबल होता है, उसके पास शांति होती है, उसके पास खुशी होती है, उसके पास मोक्ष होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां से एक रूल बना कि अगर किसी भी एटम की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। अब जैसे हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में हम हर चीज, चाहे कोई अच्छा आदमी दान पुण्य कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? ताकि उसको खुशी मिले। अब जो ये चोर है, जो बुरा आदमी है, वो चोरी क्यों कर रहा है? ताकि वो खुश रह सके, अपने बच्चों को खाना खिला सके या अपने परिवार को पाल सके, है ना? तो वो भी खुश रहना चाहता है, अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, अपने बच्चों से उसको खुशी मिल रही है, अगर उसके बच्चे खुश है तो वो भी खुश है।
तो इस दुनिया में हर कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी मतलब मैं एटम्स में आ गया, सब लोग खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसी तरीके से एटम्स की जो दुनिया है वो भी क्या चाहती हैं? शांति चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब स्टेबिलिटी कैसे मिले? तो हमने एक रूल देखा। रूल क्या बोल रहा है? अगर किसी एटम की लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो स्टेबल हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं हर एक एटम अपनी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। चलिए अब देखते हैं ये एटम अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, कैसे वो स्टेबिलिटी को पाते हैं। तो सबसे पहले हम पहले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। पहला ग्रुप, अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूं, पहला ग्रुप ये है, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। इसमें अगर मैं इस एटम को उठाऊं, सोडियम को, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिख रहा होगा आपको सोडियम। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैं अगले पेज पे चलता हूं यार। सोडियम को उठाते हैं, सोडियम 281, इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अभी हमने ऑक्टेट रूल देखा, तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? अगर किसी एटम की लास्ट सेल में जो वैलेंस सेल है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये भी स्टेबिलिटी पाना चाहता है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, लेकिन करेगा कैसे? तो उसके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कौन से हैं? या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले कहीं से बाहर से, या फिर अपने 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दे। 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल काम है। 1 इलेक्ट्रॉन ले आ जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, 3 लिए जा सकते हैं, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना इंपॉसिबल हो जाता है। क्यों इंपॉसिबल होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। अभी बस इतना समझिए, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। इसके लिए आसान क्या है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, इसने अपना अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसके पास कितने? 281। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसमें प्लस चार्ज आ जाता है 28, इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट, और इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। अब पहले तो यार ये समझो ये प्लस चार्ज क्यों आया, इसको समझते हैं आराम से। देखो, अगर मैं सोडियम की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। इसके अंदर अगर मैं प्रोटॉन्स काउंट करूं तो प्रोटॉन्स है इसके अंदर 11। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, 11। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स इसके पास 12 हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? +1। तो इस एटम के अंदर कितना प्लस चार्ज है? तो +11 चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कितना है? तो नेगेटिव चार्ज -11। -11 क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन तो -11। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं नेट चार्ज देखूंगा तो कोई चार्ज नहीं है सोडियम के ऊपर। क्लियर है? अब यहां देखिए यहां क्या हुआ। प्रोटॉन्स तो चेंज हुए नहीं, प्रोटॉन्स को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो एटम के अंदर हैं, बीच में न्यूक्लियस में, तो चेंज हो ही नहीं सकते। ना तो उनको कोई निकाल सकता है, ना ही डाल सकता है। डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन फिर एटम एटम नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। तो इस एटम से हमारे प्रोटॉन्स क्या रहे? प्रोटॉन तो सेम ही रहे। कितने रहे? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो कितने बचे? 10। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम ही, कितने? 12 के 12। अब चार्ज को देखते हैं। अब देखिए प्रोटॉन पे कितना चार्ज? +11। 11 प्रोटॉन, 1 पे +1। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? -10। न्यूट्रॉन पे 0। और नेट चार्ज अगर अब हम देखें, न्यूट्रॉन्स को तो आप खत्म ही कर दो, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब यहां पे देखा जाए तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो चुका है? प्लस। कितना ज्यादा हो चुका है? 1 ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए सोडियम पे प्लस चार्ज आया। अब ये जो एटम है ये न्यूट्रल नहीं रहा, तो इसको एक अलग नाम दिया जाता है केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं हम आयन। तो व्हाट इज आयन? तो आयन हम ऐसी चीज को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है। अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? आयन। समझ में आया? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास मैग्नीशियम का एटम है Mg, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं 282 है। अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए, इसके पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले, 2 इलेक्ट्रॉन दे। तो इसके लिए क्या आसान रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है तो इस पे
आपको यह बताना है कितना चार्ज आएगा। तो इस पे 2 8, तो कैसे पता चलेगा? रटना नहीं है, पहले समझना है। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन 12। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 12। न्यूट्रॉन्स को हम देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रोटॉन पे 12 है तो प्लस 12 चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे -12, नेट चार्ज कितना? 0। यहां पे चलते हैं भाई, प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे, 12 के 12। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो 10। अब नेट चार्ज चेक करते हैं, तो 12 प्लस 12 माइनस 10, नेट चार्ज कितना आ रहा है? +2। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +2। समझ में आई चीज? इसको बोलते हैं हम आयन। अगर कोई एटम है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस पे प्लस चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस चार्ज क्यों आता है? क्योंकि उस एटम के अंदर प्लस चार्ज ज्यादा हो जाता है, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो कम हो गए ना भाई, समझ में आ रहा है? तो अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं तो उस पे प्लस चार्ज आ जाता है। जितने आप इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उतना ही प्लस चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले +3 चार्ज। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन आया तब, उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर है 9, और इसको देखा जाए पहली सेल में 2, अगली सेल में 7। अब इसको स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब इसको लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कैसे मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए मुश्किल है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, है ना? आप बोलोगे 8 कहां से होंगे? फिर 2 होंगे तो हीलियम जैसा बन जाएगा। अगर एक ही सेल है तो वहां पे दूसरा रूल आ जाता है, उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट मतलब क्या? अगर एक ही सेल है किसी एटम के अंदर, तो एक सेल में तो भाई, पहली सेल में तो 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो अगर उसके अंदर 2 भी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब स्टेबल हो जाता है, अगर सिंगल सेल है। क्लियर है? तो अगर इसको स्टेबल होना है, अगर इसको शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं। पहले इलेक्ट्रॉन को मैं राइट साइड में दिखा रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा हूं, तो फ्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब आपको यह बताना है ये क्या बनेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा। तो अपने हिसाब से चलते हैं। यहां पे 2 7 थे, और अब कितने हो गए? 2 8। काउंट करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो आप बताइए इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं भाई? प्रोटॉन्स काउंट कीजिए, 9। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 9। प्रोटॉन पे कितना चार्ज? +9 -9, नेट चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है फ्लोरीन पे। यहां पे चलते हैं, प्रोटॉन्स तो कोई बदल ही नहीं सकता, प्रोटॉन्स 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। चार्ज देखते हैं, चार्ज देखिए, प्रोटॉन पे +9 और यहां पे -10, नेट चार्ज -1, तो इस पे -1 चार्ज हो गया। और इसको भी हम क्या बोलेंगे? आयन ही बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा, इस पे कोई चार्ज आ गया। समझ में आया? अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 1 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो 2 नेगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 3 नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अच्छा, आयन समझ में आया? अगर किसी एटम पे चार्ज आ जाता है तो उसको आयन बोलते हैं। अब 2 आयन फॉर्म हो रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। तो इन आयन को अलग अलग नाम दिया जाता है। जो नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव वाला, इसको बोला जाता है एनायन। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा। और जो पॉजिटिव आयन है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बोला जाता है कैटायन। कैटायन और एनायन। अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी आती है तो आप ऐसे समझिए, ये कैट में टी आ रहा है तो ये प्लस चार्ज जैसा दिख रहा है। एनायन है, एनायन में ए के बीच में ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जैसा ऐसी लाइन है। तो ये बस याद करने के तरीके हैं यार। अगर आपको ये डिफिकल्टी आ रही है, मैं जब छोटी क्लास में था तो मुझे डिफिकल्टी आती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई भी बच्चा है, वैसे तो सबको पता ही होगा, लेकिन अगर कोई एक भी बच्चा है उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, टी को देख लेना, एनायन ए को देख लेना, माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं? एनायन। क्लियर है?
तो हमने क्या देखा, कुछ एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबिलिटी पाते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और कुछ एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबिलिटी पाते हैं। क्या आप इनको पहचान सकते हो, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे चलते हैं। अगर मैं इन एटम्स की बात करूं तो ये सारे एटम्स क्या करना चाहेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना चाहेंगे, देना चाहेंगे, तब इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये वाले, ये भी जनरली अपने इलेक्ट्रॉन्स देना ही चाहेंगे। ये वाले, ये भी इलेक्ट्रॉन्स जनरली देना ही पसंद करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, जो पैसे बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये वही लोग हैं, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स। अच्छे लोग हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा, उसको डोनेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं दूसरे की। तो ये जो चीज है, इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बोलते हैं, और इनका एक नाम होता है, इनको बोला जाता है मेटल्स। आपने नाम सुना होगा मेटल्स। तो केमिस्ट्री में मेटल्स का मतलब होता है ऐसे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रहती है, जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। मेटल्स की डेफिनेशन क्लियर है, यहां पे लिखता हूं मैं। ये सारे मेटल्स ही हैं अधिकतर इसमें। तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या बनती है, एटम्स हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। मेटल्स हमारे अच्छे आदमी हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल देते हैं। समझ में आया? क्योंकि एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, इनको देखो, ये वाले जो एटम्स है, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेंगे, देना तो पसंद करेंगे नहीं, लेना पसंद करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, 1। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, 2। ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, 3। इसका क्या सीन है, ये बीच का है, ये क्या करता है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, छीनना पसंद करेगा। ये जहां पे भी दिखेगा वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चोरी करेगा। नेगेटिव बंदा है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं लोगों से, और इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कौन सी चीज होती है, तो नॉन मेटल्स केमिस्ट्री में उनको बोलते हैं जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या फिर नॉन मेटल्स। क्लियर है? तो मैंने तीनों लोगों से आपसे मिलवाया, जो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग कौन से, मेटल। बुरे लोग नॉन मेटल, और साधु संत नोबल गैस। समझ में आ रही है बात? इन सब का मेन पर्पस क्या है इस जिंदगी में, मतलब इस एटम की दुनिया में? तो ये सारी चीज, सारे के सारे स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं मतलब अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, और उसी के लिए सारी चीज करते हैं, उसी के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या गेन करते हैं। एक नोबल ही गैस है जो ना तो एटम्स लूज करना पसंद करती है, ना गेन करना पसंद करती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब थोड़ा और आगे लेके चलता हूं मैं। अब आपको चीजें अब क्लियर होनी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। अब देखिए, मेरे पास 3 टाइप के लोग हैं, 3 टाइप के एटम हैं। अच्छे लोग, बुरे लोग, साधु संत। साधु संत तो किसी के साथ जुड़ते ही नहीं है, वो अकेले रहेंगे। अकेले रहेंगे तो कैसे रहेंगे, जो मैंने सबसे पहले, अकेले एटम्स। अब बात करते हैं, अगर मैं एक मेटल और नॉन मेटल को आपस में लेके आऊं, एक मेटल के एटम्स लेके आए, एक नॉन मेटल्स के। मेटल मतलब जैसे कि सोडियम लिया मैंने और क्लोरीन लिया। सोडियम के बहुत सारे एटम लिए, क्लोरीन के बहुत सारे एटम लिए। एक एटम तो लूंगा नहीं मैं, है ना, बहुत सारा सोडियम लेना पड़ेगा, बहुत सारे क्लोरीन के एटम लिए। अब सोडियम एटम क्या करना चाहेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहेगा। क्यों लूज करना चाहेगा, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर कर देता है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इससे क्या बना, सोडियम से क्या बना भाई,
सोडियम से बन गया Na+, कैटायन बन गया 2,8 और ये खुश हो गया, इसको स्टेबिलिटी मिल गई, इसने दान दे दिया और वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो इससे क्या बना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इससे बना Cl- 288। तो इसको भी मजा आ गया, इसको भी स्टेबिलिटी मिल गई, है ना, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। तो Na से Na+ बना, Cl से Cl- बना। ये क्या था अपना, ये मेटल था और ये क्या था, नॉन मेटल था। अगर आप कभी भी मेटल और नॉन मेटल को मिलाओगे, कोई भी मेटल कोई भी नॉन मेटल, तो जनरली ऐसा ही देखने को मिलता है, एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। उसके बाद क्या होता है, अब देखो समझना अच्छे से। ये जो Na+ है, सोडियम का एक एटम था, ऐसे लाखों एटम है, तो बहुत सारे Na+ होंगे, बहुत सारे Na+ बने और बहुत सारे Cl- बने। अभी जितने भी Na+ आयन थे, ये प्लस आयन है, आपको पता है चार्ज अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। जितने भी Na+ आयन है वो अपने चारों तरफ ना Cl- को इकट्ठा कर लेंगे, और जो Cl- है वो अपनी चारों तरफ किसको इकट्ठा कर लेगा, Na+ को। Na+ किसको इकट्ठा करेगा, Cl- को, और Cl- किसको इकट्ठा करेगा, Na+ को। Na+, तो ये जो चीज बन रही है, ये जो चीज बन रही है, क्या बना, आपको 3 एग्जांपल याद है, 3 एग्जांपल ऐसे ऐसे अलग 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 अलग, और एक ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स, और एक ऐसे सारे के सारे इकट्ठा हो गए, सारे के सारे जितने भी थे सारे इकट्ठा हो गए। कुछ ऐसा ही हुआ ना, बताओ बताओ कौन सा केस है, ये वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं जिनको हम आयंस बोल रहे हैं वो सारे पास पास आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं बनाए, पूरा ग्रुप्स बनाया। तो ये क्या बन गया, ये क्रिस्टल फॉर्म हो गया। तो जो NaCl होता है, इसको आप मॉलिक्यूल नहीं बोलते हो, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो NaCl ने क्या बनाया, एक क्रिस्टल फॉर्म कर दिया। तो NaCl या जब मेटल और नॉन मेटल बनते हैं तो कुछ ऐसी चीज बन के आती है हमारे सामने, और इनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और हम बोलते हैं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं किसकी वजह से, हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड की वजह से। केमिकल बॉन्डिंग में आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, अभी बस इतना समझिए, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स, अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के एटम्स को इकट्ठा कर दोगे तो ऐसी चीज बनेगी, ये वाली चीज बनेगी। क्लियर है? चलिए, हमने इस बार मेटल और नॉन मेटल को इकट्ठा किया। एक और एग्जांपल देने की जरूरत है क्या, एक और एग्जांपल ले लीजिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लीजिए। इसी तरीके से अगर मैं Mg और ऑक्सीजन को लूंगा, या कोई और भी हो सकता है, चलो मैं दूसरा ले लेता हूं, Mg और Cl ले लेता हूं। ये 282 287, इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी भाई, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इससे क्या बना, Mg+2, ये बना 2,8। सही है। Cl, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, अब क्या होगा, तो एक और Cl एक थोड़ा ना ले रहे हैं, बहुत सारे Cl लेके चले हुए हम, ये तो हम दिखाने के लिए एक Mg एक Cl को दिखा रहे हैं, समझने के लिए। लेकिन जब आप मैटर बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे Mg के एटम लोगे, बहुत सारे Cl के एटम लोगे, तो एक Mg के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो किसके पास जाएंगे, 2 Cl एटम के पास जाएंगे, 2 Cl के पास। एक Cl एटम है, ये दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो इससे क्या बना भाई, इससे बना Cl माइनस, और इससे क्या बना, Cl माइनस, और ये अब आपस में जुड़ेंगे और फॉर्मूला जो हम तैयार करते हैं हम बोलते हैं MgCl2 बन गया। तो MgCl2 का मतलब क्या है, MgCl2 मॉलिक्यूल नहीं है, MgCl2 मॉलिक्यूल नहीं है। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, जैसे अभी मैंने बताया, ये एक Mg का रहेगा Mg+2,
और इसके चारों तरफ कौन रहने वाले हैं, चारों तरफ यहां पे भी Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, चारों तरफ Cl माइनस आ जाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे, कंपाउंड। तो आप इतना समझिए अभी के लिए, ये सारी चीज आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो, ये तो फाउंडेशन बैच है, यहां तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि चार्ज फॉर्म होता है, आयंस फॉर्म होते हैं। क्लियर है। तो ये MgCl2 का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि जो क्रिस्टल बन रहा है, जो पूरा क्रिस्टल बनेगा बड़ा सा, उसमें जितने Mg होंगे उसके डबल Cl2 होने वाले हैं, बस ये बताता है। जैसे यहां पे NaCl है तो Na तो बहुत सारे होंगे, करोड़ों होंगे, तो अब मैं यहां करोड़ थोड़ा ना दिखाऊंगा, Cl के सामने करोड़ थोड़ा ना लिखूंगा, इतनी सारी जीरो थोड़ी ना पॉसिबल है, करोड़ से भी ज्यादा ये Na प्लस और Cl माइनस होंगे, तो इतना नहीं दिखाते, तो शॉर्टकट में दिखाते हैं NaCl। इसका मतलब यह है कि जितने Na प्लस आयन है उतने ही Cl माइनस आयन है। क्लियर है। ये मैंने बताया मेटल और नॉन मेटल के बारे में। आगे चलते हैं, अगर मैं दो नॉन मेटल्स को इकट्ठा करता हूं, नॉन मेटल और नॉन मेटल को, एक मेटल लिया, सॉरी, अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल को इकट्ठा करते हैं तो किस टाइप का मैटर बनता है, आपने देखा क्रिस्टल जैसा बनेगा, वो अंदर क्रिस्टल जैसा होगा। अगर हम दो नॉन मेटल्स लेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि नॉन मेटल अपना फ्लोरीन ले लेते हैं, तो 2 और 7, एक दूसरा भी फ्लोरीन ले लेते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, अभी मैं सेम लेके चल रहा हूं, फ्लोरीन है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने बोला लास्ट सेल से मतलब होता है, तो लास्ट सेल को हम ऐसे दिखाते हैं, इसको बोला जाता है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था पहले भी, केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल रहती है वो लास्ट सेल रहती है, लास्ट सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। अगर किसी एटम के आप लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाते हो तो इसको बोला जाता है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये फ्लोरीन है, एक और फ्लोरीन है, इसकी लास्ट सेल में भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने अपनी लास्ट सेल में, 8। इसको भी कितने करने हैं, 8। अब ना तो ये देना चाहता है ना ये देना चाहता है, अब क्या किया जाए, ये तो दिक्कत हो गई। ना एक फ्लोरीन देना चाहता है ना दूसरा देना चाहता है, कोई देने को तैयारी नहीं, दोनों लेना चाहते हैं, चोर चोर भाई भाई। अब ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो अब ये शेयरिंग करेंगे। अब शेयरिंग करने के लिए दूर दूर से तो शेयरिंग कर नहीं सकते, एक फ्लोरीन का आइटम यहां है एक यहां है, दूर दूर से शेयरिंग थोड़ी ना होती है, तो इनको पास पास जाना पड़ेगा, पास पास जाना पड़ेगा। तो ये पास पास आ गए तो पास पास में ही रहते हैं फिर। तो ये फ्लोरीन का आइटम है, मान लो ये एक फ्लोरीन का आइटम है, यहां 2 सेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट सेल, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये अरे यार ये गलत हो गया जी, हाँ दोबारा बनाता हूं मैं। ये एक और फ्लोरीन का आइटम, पहली सेल में 2 और अगली सेल में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 2 आइटम है ना आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ सकता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी सेल में भी जा सकता है, तो दोनों खुश हो जाएंगे। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इस साइड वाले से कई बार शेयर कर लेगा और ये वाला इससे शेयर कर लेगा। लेकिन ये सब करने के लिए इन दोनों को साथ में रहना पड़ता है। साथ में रहना पड़ता है मतलब एक ग्रुप बन गया, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो आपको याद है, कुछ याद आ रहा है? मैं आपको ऐसे बताता था, ऐसे बताया था सबसे पहले, कुछ एटम ऐसे रहते हैं और कुछ एटम कैसे रहते हैं, कुछ एटम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। और कुछ एटम कैसे रहते हैं, कुछ एटम बड़े बड़े ग्रुप्स बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। और कुछ क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब बताइए आप, अगर 2 नॉन मेटल्स मिलेंगे तो कैसा बनेगा, तो ऐसे रहते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर 2 नॉन मेटल्स चाहे सेम है या डिफरेंट है, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अभी तो हमने फ्लोरीन सेम एटम लिए थे, अब अलग अलग एटम्स को लेके चल रहे हैं। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
क्लोरीन है, इसकी भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1। इसको कितने चाहिए? 1, क्योंकि इसके में 8 तो आ ही नहीं सकते, तो इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, दोनों देने के लिए तैयार है नहीं, तो क्या करेंगे? पास पास आ जाएंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन की हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको ये जो होता है इसको कई बार एक लाइन से भी दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड, और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ऐसा नहीं होता लाइन, बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एटम पास में आते हैं। ठीक है, हम इसको लाइन से दिखा रहे हैं। इस लाइन का मतलब होता है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। अगर मैं ऐसे 2 लाइन बना दूं, ऐसे बना दूं, तो इसका मतलब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे भी ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलता है तो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। अगर 2 नॉन मेटल्स मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? नॉन मेटल मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। अच्छा, अब मेटल मेटल आ जाए तो साथ में, तो मेटल मेटल को देख लेते हैं। वैसे तो आज तक तो आपने इस चीज के बारे में पढ़ा नहीं होगा, पहली बार मैं आपको बताऊंगा। आपने आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, आयनिक कंपाउंड पढ़े होंगे, आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड आज तक नहीं पढ़ा होगा। आप पढ़ने वाले हो केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में। मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा अगर आप समझ पाए तो अगर अब लास्ट केस देखते हैं, अगर हमारे पास मेटल मेटल हमने इकट्ठा कर दिए, अभी के लिए मैं सेम सेम मेटल्स को लेके चल रहा हूं। सेम सेम मेटल मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम सोडियम 2 8 1 2 8 1। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है। निकालेगा तब जब कोई लेने वाला होगा। भाई आप दान करना चाहते हो, लेकिन दान लेने के लिए कोई राजी नहीं है, तो दान करोगे किसको? तो ये अच्छे मेटल्स हैं, अच्छे लोग हैं, दान करना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने कुछ है ही नहीं, तो अब ये क्या करें? तो इनके पास एक नया ऑप्शन ये तैयार करते हैं। क्या करते हैं ये जितने भी सोडियम के एटम है, एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो ये सारे एटम, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने निकाल दे तो क्या बनेगा? Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, ऐसे बहुत सारे हैं Na प्लस। और इनका एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुके हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन कहां है? तो इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां पे, इसका 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 यहां पे। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इन्होंने आवारा छोड़ दिया, भाई ये भगवान के नाम नदी में छोड़ दिया। अब ये इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं, हर जगह जाएंगे, हर जगह। तो आप ये बोल सकते हो कि अब जो शेयरिंग हो रही है वो 2 एटम या 3 एटम के बीच में नहीं हो रही, सभी के बीच में हो रही है। क्या बोलना चाहता हूं? जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो एटम था, क्या यार, फ्लोरीन का जो एटम था वो 2 एटम आपस में शेयरिंग कर रहे थे। अब यहां पे बहुत सारे एटम शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की शेयरिंग है, लेकिन थोड़ी अलग टाइप की शेयरिंग है। इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इन दोनों के बीच में शेयर नहीं हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हर जगह जा रहा है। ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, और इसकी वजह से साथ में रहते हैं। अब आप क्या ये मुझे बता सकते हो ये कौन से टाइप का है? इसमें अलग अलग रह रहे हैं क्या? अलग अलग हैं क्या? या ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स बने, या फिर बड़ा ग्रुप बन गया? बताइए कैसा है ये? मेटल मेटल आपस में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर मेटल्स रहेंगे तो मेटल्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, क्रिस्टल बनते हैं मेटल्स के। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, एक को छोड़ के, मर्क्यूरी को छोड़ के, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तो वो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके से वो क्रिस्टल बनाते हैं। आई होप आपको चीजें अभी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। अब मैं फिर से सारी चीजों को इकट्ठा करता हूं। सबसे पहली स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको। यहां पे आइए,
तो मैंने आपको बताया इस दुनिया में जितने भी एटम हैं वो इन 3 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कौन एग्जिस्ट करेंगे? ऐसे एग्जिस्ट करते हैं नोबल गैस। इस तरीके से कौन से एग्जिस्ट करते हैं? इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं अगर हमारे पास 2 नॉन मेटल आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, तो नॉन मेटल इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको नॉन मेटल दिख जाए, ऐसे किसी ने बोला Cl2, तो दोनों एटम किसके हैं? क्लोरीन के, तो इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे कौन एग्जिस्ट करता है? इस तरीके से मेटल प्लस मेटल एग्जिस्ट करते हैं। और कौन एग्जिस्ट करता है? मेटल प्लस नॉन मेटल, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरीके से हमारी नोबल गैस एग्जिस्ट करती है, सिर्फ एटम्स के बीच में। कुछ समझ में आया? तो अगर आप एटम से मैटर बनाना चाहते हो तो कैसे कैसे मैटर बन सकता है? इन 3 तरीके से मैटर बन सकता है। अगर आप नोबल गैसेस को मिलाने की कोशिश करोगे तो वो ऐसे कैसे रहेंगे। अगर आप 2 नॉन मेटल्स को मिलाने की कोशिश करोगे तो वो ऐसे बन जाएंगे। अगर आप दो मेटल्स को मिलाने की कोशिश करोगे वो ऐसे बनेंगे। एक मेटल और नॉन मेटल्स को मिलाओगे तो ऐसा आपके सामने मैटर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन एक फाइनल चीज बची हुई है, उसको मैं अब खत्म ही करता हूं और फिर इस सीरीज को एंड करते हैं। तो लास्ट चीज मुझे आज बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज है एलिमेंट एंड कंपाउंड। आप केमिस्ट्री में ये 2 वर्ड बार बार देखने वाले हो, एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल तो आपको क्लियर हो गया है। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड को समझ लो, कुछ खास नहीं है, सिंपल सी चीज है। एलिमेंट हम उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं, उस चीज को बोला जाता है एलिमेंट, एक ही टाइप के एटम। और कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर कोई पूछे H2 क्या है, तो इसमें 2 एटम है, दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। हीलियम क्या है? तो इसमें तो एक ही टाइप का एटम है, इसको भी क्या बोलेंगे? एलिमेंट। S8 क्या है? 8 एटम है, सारे के सारे सल्फर के एक जैसे एटम है, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। सोडियम क्या है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। अच्छा, CO2 क्या है? इसमें 2 अलग अलग के टाइप के एटम है, इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। NaCl क्या है? इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अच्छा, HCl क्या है? इसको बोलेंगे कंपाउंड। क्लियर है? एलिमेंट कंपाउंड क्लियर है? अब कई बार मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में नहीं आता लोगों को, तो देखो अब यहां पे देखिए, क्या ये मॉलिक्यूल है? सोडियम मॉलिक्यूल है। देखो इस Na का मतलब इस एक सिंगल एटम होगा सोडियम का, तो उसको भी मैं Na दिखाऊंगा। अगर बहुत सारे सोडियम के एटम्स होंगे, आपको बताया था मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, तो इसको भी हम सिर्फ Na दिखाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं? क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पे सारे एक जैसे एटम है, अरबों खरबों एटम है, तो यहां अरबों खरबों थोड़ा ना लिखूंगा, सिर्फ Na लिख दूंगा शॉर्टकट में। तो जब Na लिखा रहता है, हमें खुद ही समझना पड़ता है कि जो सोडियम है कैसे एग्जिस्ट करता है। अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं, ऐसे एग्जिस्ट करता है। कुछ समझ रहा है क्या? हाँ, अब मैं क्या बता रहा था आपको? मैं आपको बता रहा था एलिमेंट और कंपाउंड बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सोडियम है, ये एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है, ये डिस्क्रीट यूनिट में नहीं पाया जाता। H2 का मतलब ये ऐसे पाए जाते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है और ये एलिमेंट भी है। हीलियम, नोबल गैस कैसे पाई जाती है? नोबल गैस अभी आपको बताया था, ऐसे अलग अलग हीलियम के एटम भी ऐसे ही पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है? एलिमेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसके अंदर क्या है? एटम्स हैं। S8 8 एटम इकट्ठे चिपके हुए हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो एलिमेंट एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है और क्रिस्टल भी बन सकते हैं, जैसे मेटल्स में बने थे, है ना। कंपाउंड, CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रह सकता है
क्रिस्टल की फॉर्म में भी रह सकता है। क्या कहना चाहता हूं, देखो अगर ये सारे हीलियम के हैं, हीलियम हीलियम हीलियम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, एलिमेंट। क्या मैं इसको मॉलिक्यूल बोल सकता हूं, नहीं, एलिमेंट किससे बना है, एटम से। अच्छा, अगर ये दोनों एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के हैं तो सारे एटम सेम हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। H2 को हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये सारे एटम अगर सोडियम के हैं, सोडियम सोडियम सोडियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट भी बोलेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आया। अगर इसमें एक एटम एक जैसा है और दूसरा एटम अलग हो गया, ये एक H एक Cl, एक अलग है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड। क्या इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हो, यस मॉलिक्यूल बोल सकते हो। अगर इसमें ऐसा हुआ जैसे Na और Cl, एक एटम अलग अलग हो गए, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे भाई, कंपाउंड 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 कंपाउंड। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, लेकिन इसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया। अब मुझे ये सीरीज खत्म करनी थी, तो आज हमारा जो ये फाउंडेशन बैच है वो कंप्लीट होता है। जितने बेसिक मुझे चाहिए थे आपसे वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब मैं इस फाउंडेशन बैच को एंड करता हूं और अगला बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7034668748। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज करने से क्या होगा, तो आपको एक पहला बैच अलॉट होगा। जो हमारे बैच हैं वो चैप्टर वाइज हैं, तो पहला जो बैच है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा। उस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, तो जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, और वो भी सब कुछ फ्री है ना। ये सब कुछ फ्री कर रहा हूं मैं क्योंकि ये मेरी हॉबी है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना पसंद है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक नए ढंग से केमिस्ट्री पढ़ो, जिस ढंग से आपने आज तक कभी पढ़ा भी ना हो, कभी आपने इस तरीके से केमिस्ट्री देखी भी ना हो। और कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज करके कोई भी डाउट्स अपने पूछ सकते हो। बस केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट ही पूछिए और बाकी कुछ मत पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास फाउंडेशन बैच में नहीं होने वाली, वो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो नए बैच में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।